ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है महाकुंभ 2025 दिव्य और भव्य समापन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर धनंजय चोपड़ा, वरिष्ठ पत्रकार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के पाठ्यक्रम समन्वयक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े समागम महाकुंभ 2025 का आज अंतिम दिन है। सनातन के इस महापर्व में देश दुनिया के 67 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र संगम में स्नान किया। 46 दिनों तक चले इस दिव्य और भव्य महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने अथक प्रयास किए। एक ओर रेलवे ने देश के कोने कोने से लोगों को प्रयागराज पहुंचाने की व्यवस्था की, तो संस्कृति मंत्रालय ने कुंभ में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन कर श्रद्धालुओं को वो अनुभव दिया जो आजीवन उन्हें स्मरण रहेगा। महाकुंभ 2025 आने वाले दशकों में किस रूप में याद किया जाएगा, क्यों ये आयोजन अपने आप में अनूठा रहा, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि महाकुंभ 2025 एकता का महाकुंभ बन गया, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से डॉक्टर धनंजय चोपड़ा, जो वरिष्ठ पत्रकार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के पाठ्यक्रम समन्वयक हैं। स्वागत है धनंजय जी आपका आकाशवाणी में। नमस्कार। इसके अलावा हम अपने संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे, पर इससे पहले आइए सुनते हैं महाकुंभ 2025 पर ये विशेष रिपोर्ट। जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। प्रयागराज में सोमवार के दिन 13 जनवरी पौष पूर्णिमा तिथि को 144 वर्षों के दुर्लभ खगोलीय संयोग के साथ विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, जो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्यता और दिव्यता का उच्च परास लेकर संपन्न हो गया। इस दुर्लभ संयोग वाले महाकुंभ में ऐतिहासिक रूप से 67 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ का ध्येय लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन के लिए 4,500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया था। इस महा आयोजन की तैयारियां इसके शुभारंभ से पूर्व बीते कई महीनों से की जाने लगी थीं। इसे अधिक सुविधाजनक और सुचारू बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपूर्ण मेला क्षेत्र को प्रदेश के एक नए जिले महाकुंभ नगर के रूप में गठित किया। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 13 दिसंबर 2024 को मेले की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगम नगरी के लिए 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ के आयोजन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कई परियोजनाएं पूरी की गईं। इन तैयारियों में प्रमुख स्थानों पर यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं के लिए विशेष टेंट सिटी, हेल्पलाइन की सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल और शौचालय सुविधाएं, डिजिटल सूचना केंद्र और मेडिकल सहायता प्रमुख हैं। विभिन्न घाटों पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ, होमगार्ड और पुलिस दलों की तैनाती की गई, जिससे स्नान के दौरान नदी के भीतर किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। इसके अलावा मेला स्थल की हवाई निगरानी भी की गई। मंगलवार के दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के अलावा सभी सनातनी अखाड़ों, महामंडलेश्वरों और आचार्यों समेत लगभग 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने प्रथम अमृत स्नान किया। सूर्य उत्तरायण के इस शुभ अवसर पर भोगाली बिहू पर्व और असमिया संस्कृति का अद्वितीय आयोजन भी किया गया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा अमृत स्नान संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 7.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर किया गया, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके पश्चात 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का भव्य अवसर आया। इस अवसर पर लगभग 1 करोड़ 90 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। आज 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अंतिम पवित्र स्नान संपन्न हुआ, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। इस महाकुंभ में भारतीयों के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों ने भी त्रिवेणी संगम पर स्नान किया, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले का प्रयोग किया गया।
ये महाकुंभ इसलिए भी बेहद रोचक और खास रहा क्योंकि देसी विदेशी श्रद्धालुओं के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी दुनिया भर की विशिष्ट विभूतियों ने भी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी को, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1 फरवरी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को, भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने 24 फरवरी को, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 15 फरवरी को और गृह मंत्री अमित शाह ने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। इसके अलावा देश विदेश के तमाम प्रमुख उद्योगपतियों, अभिनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है। ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। लोग सेवा भाव से लगे हुए जो भी कुंभ में गया है, एकता के दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन जिन जिन से मेरा मिलना हुआ है, 2 बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। एक, वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदर पूर्वक नमन करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनेक शुभ अवसरों पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पवित्र स्नान के अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा, ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं। इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। और आइए अब बात करते हैं धनंजय चोपड़ा जी से। प्रयागराज महाकुंभ में अनुमान से कहीं ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। भारतीय लोकतंत्र की विराट विभ्राट आत्मा के दर्शन एक ही स्थान पर हुए। धनंजय जी, आपकी क्या टिप्पणी है? दरअसल 21वीं सदी के 25वें वर्ष का यह कुंभ अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए रहा कि पूरी दुनिया की निगाहों में ये आया, और इसलिए भी आया कि हम एक ऐसे समय में हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी और सोशल मीडिया के उफान का समय है। और यही वजह रही कि पूरी दुनिया में यह मेला डिजिटली छाया रहा और एक तरीके से कहा जाए कि पल पल की खबरें लोगों तक पहुंचती रहीं। पल पल का जो कुंभ का वैभव था वह लोगों तक पहुंचता रहा। यह अनायास नहीं था कि करोड़ों लोग इधर की ओर चले आए। यह कुंभ की आभा इस तरह की रही है वर्षों से कि बिना निमंत्रण के संगम तट पर लोग आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे और इसमें डिजिटल मीडिया का योगदान एकदम महत्वपूर्ण तरीके से रखा जाएगा। दूसरा यह कि हम एक ऐसे समय में हैं जब हमारी आध्यात्मिक चेतना बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से उफान पर आ चुकी है। युवाओं के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ है और एक वजह यह भी रही कि लोग संगम के तट पर खिंचे चले आए। जी धनंजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार के महाकुंभ में युवा भारत की एक स्पष्ट मौजूदगी वहां दिखाई दे रही है। धनंजय जी, पूरे विश्व में रहने वाले भारतवंशी सनातनी महाकुंभ में उमड़ पड़े। साथ ही सनातन संस्कारों संस्कृति के प्रति जिज्ञासा रखने वाले विदेशी नागरिक भी साक्षात अनुभव के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे। आप सनातन संस्कृति के भविष्य को किस तरह परिभाषित करेंगे? इस परिदृश्य में किस तरह रेखांकित करना चाहेंगे?
दरअसल यह यूं ही नहीं था कि विश्व की एक बड़ी संस्था यूनेस्को ने हमारे इस कुंभ मेला को अमूर्तन सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया। जब हम यह बात कह रहे हैं तो हमें यह भान है कि पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदू समाज के लोग ही नहीं, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग हमारी सांस्कृतिक विरासत और जिसे हम कह सकते हैं सनातन सांस्कृतिक विरासत के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हमने पहले कहा कि 21वीं सदी का 25 बरस हम बिता चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी के उफान के बाद का समय है और अब नई परंपराओं के जीवंत करने का समय है। तो सनातन परंपरा में इस महाकुंभ का आयोजन एक नए अध्याय को जोड़ रहा है, साथ ही साथ एक काम और कर रहा है, हमें नए अध्यायों के नए पृष्ठों पर कुछ नया रचने का भी मौका दे रहा है। और मैं देख रहा हूं कि ये मजबूती का परिदृश्य बनेगा, ये मजबूती से इसको आगे ले जाने का काम करेगा। जैसा कि अभी आपने उस बात को दोहराया कि हमारे जो युवा हैं, जो युवा संस्कृति से जुड़ रहे हैं, इन परंपराओं से जुड़ रहे हैं, इन संस्कारों से, इन सरोकारों से जुड़ रहे हैं, वे एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं और आने वाले समय में हमारी सनातन संस्कृति परंपरा और विस्तार लेगी और महत्वपूर्ण ढंग से अपनी उपस्थिति को पूरी दुनिया में दर्ज कराएगी। महाकुंभ का ये आयोजन कई मायनों में विशेष रहा। इसी पर आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र की ये रिपोर्ट। इस बार प्रयागराज महाकुंभ में करीबन 65 करोड़ लोगों का स्नान करना एक रिकॉर्ड तो था ही, इसके साथ साथ 15,000 से अधिक सफाई कर्मियों का एक साथ गंगा यमुना किनारे स्वच्छता अभियान, 300 कर्मचारियों का एक साथ गंगा नदी में उतरकर सफाई और 10,000 से अधिक लोगों का हाथ के छाप हैंड प्रिंटिंग का पेंटिंग बनाने का भी रिकॉर्ड बना। इस महाकुंभ की अवधि के दौरान 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की महाकुंभ नगर में चिकित्सा की गई। 2,18,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों का लाभ लिया। 5 लाख लोगों के आंखों की परीक्षा की गई और 3 लाख चश्मे वितरित किए गए। खादी ग्राम्योद्योग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इनक्रेडिबल इंडिया NDMA के पेविलियन ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। वहीं कलाग्राम ने संस्कृति प्रेमियों को आकर्षित किया। गंगा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रोन शो, गंगा आरती ने श्रद्धालुओं का मन मोहा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ड्रोन से निगरानी, वाटर ड्रोन, 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, जल पुलिस, स्पीड मोटर बोट्स, डीप वाटर बैरिकेडिंग ने स्नान के लिए गए श्रद्धालुओं की सुरक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, सांसदगण, सिनेमा अभिनेता और कई प्रख्यात खिलाड़ियों ने भी इस महाकुंभ में शामिल होकर अमृत स्नान किया। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश से ये विशेष रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने मेले को 10,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में आयोजित किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रयागराज में 14 नए फ्लाईओवर, 9 पक्के घाट और 7 रिवर फ्रंट मार्गों का निर्माण किया गया। इस बार 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट बनाया गया। प्रयागराज और आसपास के 9 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन किया गया। प्रयागराज एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल का विस्तारीकरण हुआ। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए 1250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। प्रयागराज में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने का पूरा प्रयास किया गया। महाकुंभ में 14,000 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट निस्तारित किया गया। इस बार कुंभ की सुरक्षा अभूतपूर्व थी। इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 7 स्तर की सुरक्षा मुहैया कराई गई। सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 75,000 से अधिक पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और कार्मिकों को इस व्यवस्था से जोड़ा। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है। जो श्रद्धालु प्रयागराज में पवित्र स्नान के लिए पहुंचे वे अयोध्या और बनारस भी गए। बनारस से हमारे प्रतिनिधि मनीष सिंह ने इस बारे में और जानकारी दी। प्रयागराज के महाकुंभ के कारण धर्म की नगरी वाराणसी को भी आर्थिक के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी गति मिलने का फायदा पहुंचा है। महाकुंभ के पलट प्रवाह के कारण काशी में लगभग प्रतिदिन 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं का आवागमन होता रहा, जिसके कारण खान पान सहित रुकने के विश्राम गृहों और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को एक नई गति मिली। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पलट प्रवाह का यह नतीजा हुआ कि सारी गलियां और सड़कें श्रद्धालुओं के आवागमन से पट गईं। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है।
धनंजय जी से बातचीत जारी रखते हैं। धनंजय जी, सामाजिक समरसता के भाव को दर्शाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा महामेला रहा महाकुंभ, या कहें कि विभिन्नताओं के बीच महासमन्वय के लोकतांत्रिक विचार के दर्शन एक ही स्थान पर हुए। विश्व के लिए इसमें क्या संदेश अंतर्निहित देखते हैं आप? जब हम महाकुंभ नगरी में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ढेर सारे महाकुंभ नगरी में अपने कुंभ हो रहे हैं, जनजातीय कुंभ हो रहा है। एक तरफ कहा जाए तो बहुत सारे अखाड़ों में जो लोग जा रहे हैं उनमें हर जाति के, हर धर्म के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे आश्रम थे जहां पर विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के विदेशी साधु संत वहां पर पहुंच रहे हैं। दरअसल जब महाकुंभ की स्थापना होने लगती है, महाकुंभ नगरी की स्थापना होने लगती है, तो अखाड़े वहां पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वही होते हैं जो अपनी धर्म ध्वजा लहराते हैं, और ये जो धर्म ध्वजा लहराते हैं ना, तो वहां से एक इनका मंत्र जारी हो जाता है, अखाड़ा नाम आदि खंडो यत्र स अखंड उदाहता। माने होता है कि मैं और मेरा समाप्त हो गया, अब हम और हमारा शुरू हो गया। जब हम कहते हैं ना कि हम और हमारा शुरू हो गया, यहीं से हमारी सामाजिक समरसता का सूत्रपात हो जाता है, और यहीं से लगता है कि अब पूरा विश्व हमारा है। सारे जातीय, सारे धार्मिक, सारे आर्थिक, सारे सामाजिक भेदभाव मिटाकर लोग एक तरीके से कहा जाए एवरीवन इज नाउ, अब सब श्रद्धालु हैं, और सारे श्रद्धालुओं का एक ही मंतव्य है, एक ही गंतव्य है कि हमें संगम तक पहुंचना है, हमें गंगा नदी तक पहुंचना है, हमें स्नान, ध्यान, दान की उस परंपरा से जुड़ना है जो कुंभ की परंपरा है। आप कल्पवास करने वालों लोगों के पास जाएं तो आपको लगेगा कि एक अद्भुत आभा लिए हुए नगरी बस जाती है, जहां पर सबके पास 21 बंधे बंधाए नियम हैं, और वो अपने आप को रिजुवनेट कर रहे हैं, अपने आप को नया कर रहे हैं। तो ये अद्भुत है पराशर जी की किस तरीके से कुंभ नगरी बसती है, और वहां पर सभी के लिए स्थान बन जाता है, और सभी अपने अपने हिस्से का सुख, सभी अपने अपने हिस्से का पुण्य, सभी अपने हिस्से का कहा जाए कि कर्म वहां पर करके ही लौटते हैं। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। और आइए अब सुनते हैं महाकुंभ में रेलवे द्वारा किए गए विशेष प्रबंधों से जुड़ी ये रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में श्रद्धालुओं के आवागमन में रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेलवे ने महाकुंभ के लिए काफी समय पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए प्रयागराज में बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा खड़ा किया गया था। प्रयागराज में 8 रेलवे स्टेशन हैं और लाखों श्रद्धालु हर दिन रेलगाड़ियों से प्रयागराज पहुंचते रहे हैं। उन्हें संगम तक पहुंचाना और संगम से लौटने के बाद सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी ट्रेन तक सुरक्षित पहुंचाना, ये रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। पटरियां वही हैं, स्टाफ वही है, लेकिन करोड़ों लोगों के आने जाने का जिस तरह से इंतजाम हुआ वो अपने आप में अकल्पनीय है। और अब हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं रेलवे बोर्ड के सूचना और प्रसार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार जी। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दिलीप जी, व्यवस्था की दृष्टि से ये महाकुंभ कितनी बड़ी चुनौती थी और क्या उपलब्धियां रही रेलवे की? इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए रेलवे ने पिछले 5 सालों से तैयारियां चालू की थी, और उसी के मद्देनजर प्रयागराज क्षेत्र के जितने भी स्टेशन हैं, वहां पर अनेक आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया। वहां पर पैसेंजर एमिनिटीज को बढ़ाया गया, और जो 2 लाइनें वहां की थी मुख्य, वह दोहरीकृत नहीं थी, तो उसका दोहरीकरण किया गया। इसके अलावा हम लोगों ने प्रयागराज में गंगा नदी पर एक नया श्री गंगा जी ब्रिज का भी निर्माण करवाया, जो कि दोहरी लाइन से जुड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेल ने पहले तो 13,500 ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में जब यात्रियों की डिमांड बढ़ती गई तो अलग अलग स्थानों से हम लोगों ने 15,000 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रयागराज के लिए किया, और वहां पर प्रतिदिन 15 लाख से 20 लाख लोगों को पहुंचाया, और वहां से फिर उनको वापस उनके शहर की ओर लेकर के गए। तो अपने आप में यह एक बहुत विशाल आयोजन रहा, जिसके लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी की थी, और उसी तैयारी के अनुरूप हम लोगों ने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को वहां पर डुबकी लगाने के लिए आए आस्थावान लोगों को सहायता पहुंचाई। जी दिलीप जी, वास्तव में ये बहुत बड़ी चुनौती थी और रेलवे बधाई का पात्र है कि उन्होंने सारे उचित इंतजाम किए। दिलीप जी, महाकुंभ जैसे आयोजन
सामाजिक सकारात्मकता के लिए तो आवश्यक होते ही हैं, इनका आर्थिक योगदान भी बहुत बड़ा होता है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से देश की एकता को मजबूती देने के लिए, भारतीयता की भावना का संचार करने के लिए ऐसे महा आयोजनों की अहमियत होती है और इनकी प्रासंगिकता काफी बढ़ जाती है। इस महाकुंभ में भी आप देखेंगे कि देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा जो है महाकुंभ में स्नान करने के लिए गया और एक भावना से युक्त होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को हम लोगों ने वहां पर पहुंचकर मजबूती प्रदान की और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके संबंध में पूरी दुनिया को जानकारी मिली। तो यह महा आयोजन रहा, इससे हम सब में सकारात्मकता का भाव बढ़ा है, हम सब में सनातनता का भाव बढ़ा है और हम सब में भारतीयता की जो भावना है उसको मजबूती मिली है। जी दिलीप जी, महाकुंभ का सफल आयोजन नागरिक प्रशासनिक दक्षता को और प्रभावी असरदार बनाने के लिए कितना आवश्यक है, इस बारे में क्या कहेंगे? किसी भी महा आयोजन को सफल बनाने में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत होती है, तो आर्थिक आवश्यकताएं तो होती ही है, साथ में मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है। भारतीय रेल ने इस वर्ष के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरे देश से 13,000 से अधिक रेल कर्मियों को प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों पर लगाया। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स या जो स्टेट की जो पुलिस है उसके भी करीब 10,000 जवान वहां पर लगे रहे। हम लोगों ने पूरे प्रयागराज की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वृद्धि की, साथ ही इस महाकुंभ के दौरान हम लोगों ने 1186 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरी व्यवस्था पर निगरानी रखी। न सिर्फ यात्रियों की भीड़ पर हमने नजर रखी बल्कि उनकी जो गतिविधियां थी उस पर भी नजर रखा और यात्रियों को यदि किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हुई, इन सब का काम भारतीय रेल की टीम ने किया है। और ये जो आयोजन है ये ऐसे अवसर होते हैं, ऐसे मौके होते हैं जब हम अपनी दक्षता का परिचय देते हैं और पूरी जो टीम की जो भावना है वह बलवती हो जाती है, टीम भावना मजबूत होती है और सभी लोग एक भाव से श्रेष्ठ भारत की स्थापना के लिए और लोगों की सेवा के लिए सामने आते हैं। जी, आकाशवाणी से बातचीत के लिए दिलीप जी आपका बहुत धन्यवाद। महाकुंभ में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। मध्य प्रदेश से भी करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। आइए सुनते हैं हमारे भोपाल संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए तमाम प्रयास किए। राज्य की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए मध्य प्रदेश मंडप भी स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रयागराज की ओर जाने वाली सड़कों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खाने पीने, सेहत की देखभाल और ठहरने के लिए विशेष इंतजाम कराए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल खुद रीवा में रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करते रहे। सुरक्षा और सुगम परिवहन के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए। पुलिसकर्मियों की अधिकतम तैनाती के साथ साथ ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भी खास इंतजाम किए गए थे। रेलवे ने भी प्रयागराज को जोड़ने वाले कटनी, इटारसी, भोपाल, जबलपुर सहित सभी अहम स्टेशनों पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के साथ साथ भीड़ प्रबंधन और रेल यात्रियों के सहजता से आवागमन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की। बिहार से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। पटना से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय की ये रिपोर्ट सुनते हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए प्रयागराज महाकुंभ में बिहार से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बच्चे, बड़े बुजुर्ग और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्ग के लोग इस पवित्र अवसर के साक्षी बने। उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा से सटे जिलों बक्सर, कैमूर और सिवान से होकर सड़क मार्ग के रास्ते भी प्रयागराज जाने वाले लोगों का तांता लगा रहा। 1 महीने से अधिक समय तक चले इस आयोजन के दौरान बिहार के साथ साथ नेपाल से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे। अब से कुछ देर पहले प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी ने आकाशवाणी से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देश की सामूहिक शक्ति का प्रकटीकरण या महाकुंभ बना है और सारा देश चारों दिशाओं से चल करके प्रयाग की पावन धरा पर मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन जल में स्नान किया है और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे देश और दुनिया के अंदर महाकुंभ के अवसर पर गया है। पिछले 2 सालों से लगातार इस महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए अनेक स्तरों पर तैयारियां की हैं और उसका परिणाम दिखाई भी पड़ा है, जहां लगभग 70 करोड़ लोग आए, स्नान किए और स्वच्छता का आभास बना रहा। गंदगी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ी। ये हमारे मेला प्राधिकरण और नगर निगम प्रयागराज का बहुत ही व्यापक विराट कार्य रहा। और आइए अब सुनते हैं साधु संतों के महाकुंभ से जुड़े अनुभव।
144 वर्षों के बाद एक महायोग में स्नान करके मैं अभिभूत हूँ। भारत की एकता अखंडता के लिए मेरा ये स्नान हुआ है, लोक कल्याण के लिए। पूरे विश्व में शांति हो, पूरा विश्व हमारा परिवार है, सब में निरामयता रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब में प्रीति रहे, संसार में हिंसा न हो, उन्माद न हो, इसके लिए भारत के लोग गीत गाते रहे। महात्मा नागा सन्यासी सभी ने स्नान किया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जो हमारा मेला प्रशासन है उनको बहुत बहुत साधुवाद। महाकुंभ में जिन श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकियां लगाईं, वे क्या कहते हैं ये भी आपको सुनाते हैं। बस मन की भावनाएं वो शब्दों में कहीं नहीं जा सकती हैं। आज अंतिम दिन है महाकुंभ का, इसलिए स्नान के लिए आए कि मां गंगा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारा नाम डॉक्टर कौशिक है। भी हम यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। हम योगी के सरकार जो यहाँ पे व्यवस्था किया हुआ है, दिल्ली से प्रयागराज आके यहाँ पूरे तरह से जो व्यवस्था देखे हुए हैं, हम बहुत खुश हैं। मेरा पूरा फैमिली आ गए, सारे दर्शन किए, पानी में अपने डुबकी लगाए और गंगा माता का आशीर्वाद हमें मिला। Also, I need to tell people all over the world that this was an amazing experience. Agni Dev Singh from Fiji. I am the Minister of Employment, Productivity and Workplace Relations. Kumbh has been organized. It is unimaginable for people who have not actually been here and seen it to be able to understand amount of work and very meticulous planning that has been done to make it a resounding success. It is indeed very, very admirable. इस कार्यक्रम में हम ये उल्लेख भी करना चाहेंगे कि महाकुंभ के पूरे आयोजन के दौरान आकाशवाणी अपने श्रोताओं तक उत्सव से जुड़े सभी समाचार और सूचनाएं पहुंचाता रहा। इसके लिए विशेष चैनल कुंभवाणी शुरू किया गया। हर दिन 3 कुंभ समाचार बुलेटिन जारी किए गए, जो महाकुंभ नगर में उत्तर प्रदेश सरकार के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भी प्रसारित हुए। आइए सुनते हैं महाकुंभ के समापन पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल का संदेश। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ साथ महाकुंभ की भी समाप्ति हो रही है और आज पवित्र त्रिवेणी के तट पर विश्व के सबसे बड़े सनातन के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन का अंतिम दिन है। इस बार के दिव्य भव्य महाकुंभ को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 10 जनवरी को प्रयागराज की पुण्य धरती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से कुंभवाणी चैनल को शुरू किया गया था। आज उसके प्रसारण का अंतिम दिन है। इस विशेष चैनल कुंभवाणी ने 48 दिनों की एक छोटी सी यात्रा के दौरान बहुत लोगों को छुआ है और विशेष प्रयास करके समाचारों का प्रसारण न केवल कुंभ क्षेत्र में बल्कि घर घर में जो दूरस्थ क्षेत्रों में भी थे, जो किसी वजह से कुंभ क्षेत्र में नहीं आ पाए, उन्होंने भी रेडियो के माध्यम से वो लोग भी कुंभ से जुड़े रहे हैं। और अब सुनते हैं प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी का संदेश। प्रयागराज महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन रहा। करोड़ों श्रद्धालु इस महाकुंभ में पधारे। अद्भुत रहा इस बार का महाकुंभ और उतना ही अद्भुत रहा आकाशवाणी के कुंभवाणी का सफर भी। 10 जनवरी को शुरू हुई कुंभवाणी की ये यात्रा आज संपन्न होने जा रही है। मुझे खुशी है कि इस दौरान हम अपने कार्यक्रमों और कुंभ समाचारों के माध्यम से श्रोताओं के साथ प्रतिदिन लगातार 16 घंटे के प्रसारण के साथ जुड़े रहे। मेला क्षेत्र और प्रयागराज की गतिविधियों को आप सब तक पहुंचाते रहे। प्रसार भारती के CEO होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि महाकुंभ में आकाशवाणी ने कुंभवाणी के माध्यम से लोक प्रसारक की अपनी भूमिका बखूबी निभाई। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है। धनंजय जी से बातचीत जारी रखते हैं। डॉक्टर चोपड़ा, आप प्रयागराज में निवास करते हैं और महाकुंभ की जो तैयारियां हैं उनके तहत जो बुनियादी ढांचागत व्यवस्थाएं प्रयागराज में खड़ी की गई हैं, आप भविष्य में उनका प्रयागराज के लिए क्या लाभ होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, 2019 से एक काम होना शुरू हुआ। प्रयाग के लोग बिना किसी आमंत्रण के इस महाकुंभ के व्यवस्थापकों में शामिल हो जाते हैं। जब कुंभ भीड़ का रेला आता है और लौटता है तो उसके लिए खाना, चाय, कंबल और धर्मशालाएं खोल दी जाती हैं, स्कूल खोल दिए जाते हैं, मंदिर, मस्जिद सब खोल दिए जाते हैं कि आप आइए और यहाँ पर रहिए। और इसलिए यह शहर हमेशा से कुंभ को समर्पित रहा।
लेकिन 2019 से जो व्यवस्थाएं होनी शुरू हुई और 2025 में जो हुई हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं, बहुत सारे रेलवे ब्रिज बनाए गए, ओवर ब्रिज बनाए गए, बहुत सारे चौराहों का निर्माण हुआ, अस्पतालों में व्यवस्थाएं हुई, रेलवे स्टेशन में व्यवस्थाएं हुई, एयरपोर्ट पर व्यवस्थाएं हुई। और जाहिर सी बात है कि अब प्रयागराज जो है वो एक ऐसे रिलीजियस टूरिज्म के नक्शे पर है जहां अभी लोग आते रहेंगे, और जाहिर सी है कि ये व्यवस्थाएं तो होती हैं। मैं आपको बताना चाहूं कि प्रयाग वालों का एक बहुत इमोशनल मुद्दा होता है कुंभ को होते हुए देखना। अब देखिए कि जैसे जैसे कुंभ नगरी सिमटती चली जा रही थी, दिल हमारा बैठता जा रहा था, एक नगरी बसी थी हमारी आंखों के सामने, और फिर वो सपाट होती रेत दिखाई देने लगती है। आज जब महाशिवरात्रि आखिरी कुंभ स्नान हुआ है तो हम सब एक मुट्ठी रेत लेकर निकल आए हैं कि अब महाकुंभ संपन्न हो गया। यह भी हमारे लिए बहुत ही संवेदना का दिन होता है, अवसर होता है, जब हम इस नगरी से जुड़ाव महसूस करते हैं और फिर उससे हम विलग होते हैं, विक्षोभ होता है, हमें वियोग होता है। डॉक्टर साहब, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। अभी आप सुन रहे थे महाकुंभ 2025 दिव्य और भव्य समापन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर धनंजय चोपड़ा, वरिष्ठ पत्रकार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के पाठ्यक्रम समन्वयक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।